आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर इश्क नशा या जहर अर्चना कनक की कहानी मेरे यानी अंकिता की जुबानी भाग 1। मुंबई। अमृता जोशी पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज थे। मारपीट, लूटपाट, फिरौती वसूलना, यहाँ तक कि कत्ल के लिए भी वो नामजद थी। उसका नाम ही दुश्मनों के अंदर खौफ भरकर उनको सहमा देने के लिए काफी था। कहने को तो वो गैंगस्टर मिलिंद जोशी की इकलौती बेटी थी, लेकिन मिलिंद जोशी के अंडरग्राउंड होने के दौरान उन्हें एक महिला से इश्क हो गया, जिन्होंने अंडरग्राउंड रहने के दौरान उनकी बहुत हेल्प की थी। उस महिला शमा के एक बेटी थी, आसमा। अमृता की ही हम उम्र थी। वो भी बेहद शांत और शालीन लड़की थी। मिलिंद ने उसे बेटी के रूप में अपनाया और उसे घर ले आया। मिलिंद जोशी के एनकाउंटर के वक्त शमा और दीपाली, अमृता की माँ, भी साथ थे। तीनों में से कोई नहीं बचा उस पुलिस एनकाउंटर में। अमृता ने उस मुखबिर को मारने की कसम खाई और वो जुर्म की दुनिया में उतर गई। साथ में अमोघ भी। अमोघ मिलिंद जोशी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले संदीप का बेटा था और अमृता से 7 साल बड़ा था। बचपन से ही वो हर वक्त अमृता के साथ साय की तरह रहता और उसका ख्याल रखता। वो मुखबिर काफी समय से गायब चल रहा था और आज ही उसका पता चला था। अमृता और अमोघ अपने आदमियों के साथ उसे मारने निकले थे कि तभी सड़क पार करते बाइक सवार लड़का अमृता की गाड़ी के आगे आ गया। अमृता ने बिना रुके हल्का सा ब्रेक लेकर खिड़की से सिर बाहर निकालते हुए नोट का बंडल बाइक सवार की ओर उछाल दिया और कार स्पीड से बढ़ा ले गई। लेकिन जाते जाते लड़के की घूरती नजर साइड मिरर में देखी तो व्यंग से मुस्कुरा दी और बोली, बड़ी जहरीली नजर है साले की। उधर वो लड़का, जिसका शरीर जगह जगह से छिल गया था, उठा और नोट के बंडल से अपने इलाज लायक पैसे निकालते हुए बाकी के रख लिए और मन ही मन बोला, जब इन लड़कियों को गाड़ी चलाने का सलीका नहीं है तो फिर गाड़ी चलाती ही क्यों हैं? नोट का बंडल उछालकर सोचती हैं कि मुझे खरीद लेंगी। जानती नहीं है अविनाश सूर्यवंशी को, कहीं के नवाब नहीं है लेकिन बिकाऊ भी नहीं है। अमृता और अमोघ ने मिलकर उस मुखबिर को सरे राह गोलियों से भून डाला और हवाई फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए। अमृता शैंपियन को ग्लास में डालते हुए बोली, अमोघ, देखा था तुमने उस लड़के को? नहीं। अमोघ घूंट भरते हुए बोला, मेरा पूरा ध्यान उस मुखबिर पर था और तुम गाड़ी बहुत तेज चलाती हो। जब तक तुमने कहा तब तक तो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। अमृता घूंट भरते हुए बोली, नजर बहुत चुभ गई उसकी, बेहद हिकारत भरी नजर थी उसकी। अमोघ एक सांस में ग्लास खाली करते हुए बोला, तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, छोड़ दो, फिर कभी मुलाकात होगी तो देखा जाएगा, अमृता ने ग्लास खाली करते हुए कहा। अमोघ एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये उस प्रॉपर्टी डीलर्स की डिटेल्स हैं जिसने हमारे फाइनेंसर्स को धोखा दिया था। आहा, कसम से मजा आ गया। मैं सोच ही रही थी मुखबिर मर तो गया, बट मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है? अमोघ मुस्कुरा दिया और बोला, पहले उस पर फोकस करना जरूरी था, इसलिए कल नहीं बताया था। मेरा गुरूर हो यार तुम, कोई भी काम यूं चुटकियों में कर देते हो। तुम नहीं हो तो मेरा क्या होगा? अमृता ने फाइल खोलते हुए कहा। मैं हमेशा रहूंगा, अमोघ ने दृढ़ता से कहा। तो अमृता नजर उठाकर मुस्कुरा दी और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। अमोघ जाने को हुआ तो अमृता ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा सुनो, आसमा की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है, कल ही बात हुई थी उससे। सिर्फ बात? मुलाकात भी? हमेशा हर जरूरत का ख्याल रखती हो तो फिर बात क्यों नहीं करती उससे? मिलती क्यों नहीं उससे? अमृता
फाइल बंद करते हुए बोली, मेरा रिकॉर्ड देखा है, कितना खतरनाक है। उसको क्यों घसीटना इन सब में? मुझसे उसका कोई रिश्ता जाहिर ना हो, इसी में उसकी भलाई है। पहले ही उसकी माँ का एक एहसान है मुझ पर, और उनकी मौत का कर्ज भी। अभी तक तो सिर्फ एहसान चुका रही हूँ, कर्ज तो हमेशा सर पर रहेगा। वो आने को कह रही थी कॉलेज की छुट्टियां पड़ने पर। आने दो, इस बार मना मत करना, ठीक है? और इस डीलर को कुछ दिन बाद देखते हैं, नजर रखवाओ आदमियों से। नजर तो बराबर है उस पर। अमृता अब अपने कमरे में चली गई और मिलिंद जोशी की तस्वीर को हाथ में लेकर बोली, आप क्यों चले गए? हर कारनामे के बाद आपकी याद आती है मुझे। 17 साल तक, यानी जब तक आप जिए, मुझे इस जुर्म की दुनिया से दूर रखा, लेकिन आपके जाने के बाद मैं दूर नहीं रह पाई। आज 2 साल से मैं इस दुनिया में अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश में हूँ। जानती हूँ कि आपको खुशी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। 19 साल की अमृता जोशी का नाम ही आज अपने दुश्मनों को दहशत में भरने के लिए काफी है। आपकी खुशी के लिए इस दलदल से दूर कैसे रहती, आपका बदला कैसे न लेती। आज उस मुखबिर को मारकर कुछ सुकून मिला है, लेकिन फिर भी वो सुकून कहाँ जो आपके होने पर मिलता। वो खिड़की पर चली गई और सिगरेट जलाई तो कश लेते ही उस बाइक सवार लड़के का हेलमेट उतार कर घूरना याद आ गया। उसने धुआं उड़ाते हुए याद को धुंधला कर दिया और बोली, पैसे फेंके थे फिर भी घूर रहा था, उतने से मन नहीं भरा था या और चाहिए थे? उधर 21 वर्षीय अविनाश अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसके पापा मिलिट्री में थे और एक स्ट्राइक के दौरान मौके पर ही शहीद हो गए थे। अविनाश का सपना भी पुलिस फोर्स में जाने का था। मेंस एग्जाम नजदीक आ रहे थे, इसलिए वो दिन रात एक कर रहा था। इसके अलावा घर में रिटायर्ड दादाजी थे, जिनकी तबीयत भी अधिकतर खराब रहती थी। बीपी हाई के मरीज थे और 2 बार दिल का दौरा भी पड़ चुका था। अविनाश को आधे अधूरे काम से नफरत थी। उसे हर काम पूरी लगन और शिद्दत से करना पसंद था। अमृता को इस तरह उस पर बंडल उछालना जरा भी नहीं भाया था, पर परेशानी ये थी कि कार से झांकती अमृता की सिर्फ आंखें ही उसे नजर आई थी, क्योंकि चेहरे पर तो कपड़ा बंधा हुआ था। इस वजह से अविनाश उसे ढूंढकर वो पैसे मुंह पर नहीं मार सकता था। कुछ महीनों बाद अमृता और अमोघ डीलर से मिलने उस तरफ निकले थे। डीलर पैसे लेकर नियत स्थान पर आया, लेकिन साथ में सादे वेश में पुलिस वाले भी थे। अमृता को वहां मौजूद अपने आदमियों से इस बात की भनक लग तो गई थी, तो उसका दिमाग गर्म हो उठा और वो भन्नाते हुए बोली, बास्टर्ड, मैंने सोचा था बातचीत से और लेन देन से हल निकल जाएगा, लेकिन जिसे जान ही नहीं प्यारी हो उसका क्या किया जाए। अमृता ने ड्राइविंग सीट छोड़ते हुए कहा, चलाओ अमोघ, दिमाग सटका हुआ है इस वक्त, एक आधा निर्दोष बेकार में गाड़ी के नीचे आ जाएगा। उधर कुछ घंटों तक इंतजार करने पर अमृता के वहां ना पहुंचने पर पुलिस वाले वहां से चले गए और डीलर भी पैसों के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। डीलर की गाड़ी जब चौराहे तक पहुंची तो अचानक ही चौराहे से अमृता की गाड़ी उस डीलर की गाड़ी का पीछा करने लगी, तो वो डीलर साइड मिरर से ये देखकर अपनी गाड़ी की स्पीड और दौड़ाने लगा। अमृता की गाड़ी भी उसके पीछे उतनी ही तेज गति से भाग रही थी। रेड लाइट हुई और साथ ही अमृता भी झट से गाड़ी से नीचे उतरी और साइड में बुलेट पर रुके बाइक सवार को खंजर की नोक पर नीचे उतरने को कहा। वो बाइक सवार नहीं उतरा और हेलमेट उतारने लगा, तो अमृता ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए खंजर को हल्का सा सीने पर गड़ाते हुए कहा, नीचे उतर, ज्यादा हीरोपंती नहीं, दिमाग पहले से ही खराब है, कहीं ऐसा ना हो तेरी वंश बेल बढ़ने से पहले ही तू भगवान को प्यारा हो जाए। उस लड़के ने भी अगले ही सेकंड में उतरे हुए हेलमेट से अमृता पर वार किया। अमृता ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया। तब तक अमोघ ने गाड़ी से उतरकर उसका हाथ पकड़ते हुए बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी और कड़क लहजे में कहा, चल उतर फौरन। वो लड़का
नीचे तो उतरा, लेकिन अमोक की तरफ ना देखकर अमृता को घूर रहा था और बोला, किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद लगती हो। नियम कानून तो ताक पर रखकर सबको बिकाऊ समझती हो। हर चीज को अपने बाप की जागीर समझती हो क्या? उसकी बात सुनी तो अमृता ने भी गुस्से से सिकुड़ी हुई भौंहों के साथ अमोक के हाथ से बंदूक छीनकर उस लड़के की निगाहों में देखा और गरजते हुए बोली, ओए, बाप का नाम नहीं लेना, तेरी औकात नहीं है। लेकिन उसकी निगाह में देखते ही अब अमृता के माथे पर चढ़ी हुई त्योरियां हट गई। उसने एक सरसरी निगाह उस लड़के के चेहरे पर डाली, फिर अगले ही पल नजर हटाकर बंदूक अमोक को पकड़ाते हुए बाइक पर बैठते हुए हेलमेट लगाकर बाइक की चाबी घुमा दी। जाते जाते गर्दन घुमाकर एक नजर उस लड़के के सीने पर डाली, जहां खंजर चुभने से शर्ट पर लाल धब्बा बन चुका था। अमोक भी अब हवाई फायरिंग करते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अविनाश था, जो काम के सिलसिले में हरियाणा गया था। तो वहीं आज उसकी मुलाकात दोबारा इस सिरफिरी लड़की से हो रही थी। अमृता उस डीलर की गाड़ी के पीछे थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो उसके बगल में थी और अपनी कमर से स्क्रू निकालते हुए उसकी गाड़ी के शीशे पर वार करने लगी। जब उसमें थोड़े से क्रैक्स आ गए तो बाइक उसकी नजदीक ले जाकर उस पर कोहनी से वार किया, जिससे कांच टूट गया और उस टूटे हुए कांच से ही अमृता ने निशाना लगाकर उस डीलर के सीने पर गोली दाग दी। उस डीलर के मरने से गाड़ी बेकाबू हो गई और जाकर डिवाइडर से टकरा गई। अमृता बिना रुके बाइक से आगे चली गई। कुछ दूर जाकर बाइक छोड़ दी और पैदल ही कुछ दूर तक चली गई। तो वहीं अमोक भी खाली जगह देखकर चलती गाड़ी से कूद गया। सड़क पर जगह जगह पुलिस के सायरन्स की आवाज गूंजने लगी। अमृता और अमोक अलग अलग लोगों से लिफ्ट लेकर एक जगह इकट्ठा हुए और फिर गाड़ी बुलाकर वहां से निकल गए। 2 साल से इनका आतंक यूं ही फैला हुआ था। सरेराह ही किसी को भी कत्ल कर देते, लेकिन इनका असली चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा हुआ था। ये या तो नकाब पहने रहते या फिर विग और फेस मास्क के साथ भेष बदल कर निकलते थे। उधर अविनाश ने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर बाइक की रिपोर्ट कर दी थी। वो अमृता की आंखों को देखकर पहचान चुका था कि ये वही बंडल उछालने वाली लड़की थी। पहली ही मुलाकात में अविनाश को वो जरा भी पसंद नहीं आई थी और आज के वाक्य के बाद तो वो उससे और भी ज्यादा चिढ़ उठा था। अमोघ ने अमृता को ग्लास पकड़ाते हुए कहा, हैरत है, उस लड़के को जिंदा कैसे छोड़ दिया तुमने? हैरत तो मुझे भी है, पर शायद उस डीलर को पकड़ने की जल्दी थी, बस इसलिए। शायद। अमृता ग्लास खत्म करके कमरे में जाने को हुई तो अमोघ ने टोक दिया, सो जाना, सिगरेट मत पीना। नहीं, वो तो मैं बहुत ज्यादा परेशान होने पर ही पीती हूँ। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज तो मैं खुश हूँ, कहते हुए अमृता कमरे की ओर चली गई। अब अमोघ ने सिगरेट सुलगा लिया और कश लेते हुए बोला, कुछ तो है जो तुम समझ नहीं पा रही हो। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये वो ही लड़का है जो उस रोज गाड़ी के सामने आ गया था। तो शायद मैं कुछ समझ रहा हूँ। उधर अमृता खिड़की पर आ खड़ी हुई। तभी उसकी आंखों के आगे लड़के के सीने पर वो खून का धब्बा नजर आया तो अमृता ने सिगरेट जला ली और धुआं फेंकते हुए बोली, कायदा तो यही कहता है कि तुम्हें मार दिया जाए, पर फिर भी तुम्हें जिंदा रहने दिया। और जिंदा भी तो छोड़ा, लेकिन एक जरा सा खून का धब्बा मेरा ध्यान क्यों खींच रहा है? कितनों को ही उनके खून में नहलाया है, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी मन भटक कैसे सकता है? अविनाश की पुलिस कंप्लेन का क्या होगा असर, जानने के लिए सुनिए इश्क, नशा या जहर भाग 2। अगले दिन
अमोघ ने सुबह ही आकर अमृता का दरवाजा खटखटाया तो अमृता उनींदी सी आंखें लिए दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ हटते हुए अंगड़ाई लेते हुए बोली, अमोघ, ऐसे भी क्या बम फूट गया था जो इतनी सुबह सुबह दरवाजे को तोड़ने की तैयारी में थे। अमोघ ने टीवी ऑन करते हुए कहा, क्या बताऊं, खुद ही देख लो। ब्रेकिंग न्यूज में अमृता की आंखों का स्केच दिखाया जा रहा था और फिर अविनाश का वीडियो जारी किया हुआ था। अविनाश आंखों में तेवर लिए हुए कह रहा था, ये लड़की कल चाकू और बंदूक की नोक पर अपने एक साथी की सहायता से मेरी बाइक जबरदस्ती ले गई। तब मैं ये नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन अब पता चल चुका है कि ये गैंगस्टर मिलिंद की बेटी अमृता है। नफरत करता हूं मैं इस लड़की से। लड़कियों का मन तो कोमल बताया गया है, लेकिन इसके पास दिल ही नहीं है। इस लड़की ने सरे राह एक आदमियों को गोलियों से भून डाला। हैरत है, एक लड़की इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। उसका वीडियो खत्म होने के बाद पुलिस अधीक्षक जब बोलने लगा तो अमृता ने टीवी बंद करते हुए कहा, कौन है तू? तेरी नफरत से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और निर्दयी तो दुनिया है, एक हम ही तो नहीं है जिगर तो कर नफरत सारी दुनिया से। मेरे पापा ड्रग्स की स्मगलिंग तो करते नहीं थे, गलत कमाई वालों का पैसा लूटकर जरूरतमंदों की गरीब लड़कियों की शादियां कराते थे। दहेज के लिए टूट रही शादियों को टूटने से बचाते थे। किसी बाप को फांसी पर झूलने से बचाते थे। किसी का सर किसी के सामने झुकने से बचाते थे। किसी का गिरवी खेत बेचते थे तो किसी का उधार चुकाते थे। गरीब की बेटियों पर गंदी नियत रखने वाले रसूखदार लोगों को सरे राह भून डालते थे तो किसी बलात्कारी को कत्ल कर डालते थे। लेकिन इतने अच्छे कामों के बावजूद भी इस निर्दयी दुनिया ने उन्हें मार डाला। उन पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया उनका। एक एक से बदला लेगी ये अमृता जोशी, फिर चाहे कोई नफरत करे या मोहब्बत। अमृता जोशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जोशी है वो जोशी और जोश में ही रहेगी, अपने हिसाब से जिएगी। निर्दयी है तो है। जाओ नाश्ता लगवाओ, आती हूँ मैं। अमोघ चला गया तो अमृता फ्रेश होने चली गई। फिर नहा धोकर फ्रेश माइंड के साथ बाहर आई। अमोघ और अमृता नाश्ता करने लगे। जब अमृता नाश्ता खत्म करके उठी तो अमोघ ने फौरन कहा, कुछ करना है इस लड़के का? अमृता ने मीठा खाते हुए कहा, जब हिम्मत दिखाई है इसने तो इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। अमृता जोशी के बारे में बयान दे रहा था और जबान लड़खड़ाना तो दूर, तेवर तो देखो इसके। लड़का कमजोर नहीं है, लेवल का है। इसे तोड़ने में बड़ा मजा आने वाला है। पता लगाओ इसके घर का, मैं खुद जाऊंगी अकेले। मैं भी साथ चलूंगा। गिफ्ट देने जाऊंगी उसकी बहादुरी के लिए, जान लेने नहीं जा रही हूँ कि तुम्हारा साथ चाहिए। गिफ्ट देने जा रही हो, गिफ्ट देने जा रही हो या जान देने जा रही हो या जान लेने जा रही हो, मैं हर स्थिति में साथ ही रहूंगा। अमृता ने सिर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, नहीं मानोगे तुम? नहीं। ठीक है, मेरी परछाई रहना साथ, कहते हुए अमृता चली गई। शाम को वो मार्केट जाकर एक महंगी घड़ी खरीद लाई। लगभग रात के 3 बजे अविनाश के घर की डोर बेल बजी तो उसके दादाजी ने तुरंत बंदूक निकाल ली और बोले, लगता है उस गुंडी ने गुंडे भेजे हैं। आप शांत रहो दादाजी, माना कि फौज से रिटायर्ड हो, पर अब आप बूढ़े हो गए हो, मैं देख लूंगा उन्हें। मालूम है कि सरेआम चाकू निकालने वाली लड़की मेरे बयान पर शांत तो नहीं बैठेगी ना, मुझे मारने जरूर आएगी। अविनाश ने जाकर दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। दादाजी भी बाहर निकल आए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई नहीं मिला। इतनी ही देर में बत्ती भी चली गई। अविनाश को अंधेरे में किसी ने एक तरफ खींचा और उसके सीने पर हथेली रखते हुए उसकी जेब में एक घड़ी रखी।
तो अविनाश ने भी उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन अमृता घूम गई और हाथ छुड़ाते हुए बोली, बहादुर हो। अविनाश उसे पकड़ नहीं पाया तो बोला, और तुम कायर, इस तरह लाइट बंद कर आने की वजह? सामने आने की हिम्मत नहीं है या शर्म आ रही है? अविनाश हिकारत भरे लहजे के साथ बोला, शर्माने वाला रिश्ता होता तो शर्मा भी लेती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और आज अपने ही घर में मेरी हिम्मत को ललकार कर गली के कुत्ते वाली हरकतें तो मत करो, क्योंकि हिम्मत तो तुम कल देख ही चुके हो। आज जो किया उसे तुम्हारी बहादुरी मानकर गिफ्ट दिया है, लेकिन आगे मत उलझना। घड़ी की सुइयों की तरह दिमाग घूम गया तो खतरे में पड़ जाओगे बच्चू। और रही बात लाइट काट कर आने की, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे काला रंग बहुत पसंद है। कारण ये है कि ये रंग हर रंग को खुद के रंग में रंग लेता है। कमाल का रंग है ये काला रंग। अविनाश ने डोरबेल बजते ही पैसे की वो गड्डी हाथ में ले ली थी, तो उसने जब आवाज की दिशा में अचानक आगे बढ़ते हुए अमृता को पकड़कर उसके हाथ पर वो गड्डी रखते हुए कहा, मुझे खरीदने की कोशिश में बिक भी जाओगी ना, तो भी मुझे खरीद नहीं पाओगी। और जहां तक उलझने की बात है, तो जब जब मुझसे टकराने की कोशिश करोगी तब तब उलझूंगा तुमसे। अविनाश सूर्यवंशी पीछे हटने वालों में से नहीं है। हटती तो अमृता जोशी भी नहीं है जनाब। जब वो धूप बनकर छाती है तो सब कोरे छट जाते हैं। उलझो या बचो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी। अविनाश नफरत से बोला, वो लोग जाने कैसे होते हैं जो सब सह जाते हैं पर बवाल नहीं करते, कुछ गलत होने पर सवाल नहीं करते। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे बर्बाद करने की कोशिश करोगी ना, तो कसम से आबाद तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा, तबाह कर दूंगा। तबाह करोगे? वहम अच्छा है, मुझे तबाह करोगे। जरा ध्यान से, कहीं खुद ही ना तबाह हो जाना। वो खंजर जो सीने पर टिक कर रह गया था, वो आर पार भी हो सकता था। कहते हुए अमृता उसका हाथ झटक कर हट गई। अविनाश उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाकर रह गया। उसके जाते ही लाइट आ गई और दादाजी भी अंदर चले आए। अविनाश को इधर उधर नजर घुमाते देखकर बोले, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कहते हुए अविनाश अंदर जाकर दरवाजा बंद कर गया। अविनाश के दरवाजा बंद करते ही बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी, तो अविनाश चौंक गया और उसने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, फौज से रिटायर्ड हूँ, दाव पेच मुझे भी आते हैं। मतलब आपने पुलिस बुलाई? पहले से ही बुला रखी थी, इंतजार था तो उनके घर से निकलने का। उधर अमोघ भी अंधेरे में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा, क्योंकि घर के पास की स्ट्रीट लाइट्स अमृता ने पहले से ही सुरक्षा की दृष्टि से खराब करवा दी थी। अमृता भी दोनों हाथों से गोलियां बरसाती हुई एक तरफ बढ़ते हुए बोली, साला, शेर की खाल में भेड़िया निकला ये तो। सामने आने की औकात नहीं है और ना ही जिगर है इस चीटी में। चीटी को देखा है, सीना कैसे पिचका हुआ होता है, बस वैसे ही इसका जिगर है। मीडिया में जाकर बस मुझे फंसाने की साजिश रच रहा था। अमोघ उसे एक तरफ बढ़ने को बोलकर खुद भी पीछे से आ गया और गाड़ी में बैठते हुए बोला, यही तो दुनिया है, सिर्फ धोखा और फरेब। अमृता बाह और रुमाल बढ़ाती हुई बोली, बांधो इसे। अमोघ उसकी बाह से निकलते खून को देखकर बौखलाहट से बोला, ये कब लगी? अमृता हंसते हुए बोली, छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। गोली बस छू कर निकली है, पर पता लगाना है साले किस थाने से आए थे और ये किस यूनिट के लीडर के काम है। अमोघ चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। उनकी गाड़ी चल निकली। अमृता भी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अविनाश सूर्यवंशी, अब तो अगली मुलाकात का इंतजार करो।
इतने श्योर थे मेरे आने को लेकर कि पुलिस बुलवाई तुमने। 2 मुलाकातों में मेरे नेचर को बड़े अच्छे से पहचान गए हो। आंसू गैस के गोले छोड़कर दोनों पुलिस वालों से बचकर दोनों निकल गए। रात का समय था तो अमोघ गाड़ी को स्पीड में दौड़ा रहा था। उधर अविनाश परेशान था और रातों रात वो भी दादाजी को लेकर वहां से निकल गया। अगली रात उस यूनिट के प्रत्येक सदस्य के गेट पर एक चिट्ठी मिली जिस पर खून लगा था और लिखा था, आखिरी सलाम, मौत को पकड़ने की साजिश नहीं करनी चाहिए थी। अब कौन जाने कब मौत आ जाए। सब पुलिस वालों की धड़कनें बढ़ गईं, तो वहीं यूनिट लीडर रंजन ने ये चिट्ठी मीडिया में जारी कर दी थी। अविनाश भी न्यूज देख रहा था और अब दादाजी की तरफ देखने लगा था। क्या लगता है दादाजी? ढूंढ लेगी, जहर है वो लड़की, बस नाम ही अमृता है। ढूंढे, डरता कौन है? मैं तो आपकी फिक्र में था, इसलिए चला आया वहां से। और मैं तुम्हारी फिक्र में, दादाजी ने कहा। अविनाश और दादाजी हंस दिए, टीवी बंद कर दिया, लेकिन दोनों को मन ही मन में एक दूसरे की फिक्र सता रही थी। अगली सुबह रंजन जैसे ही घर से बाहर निकला, उस पर बिजली का तार टूटकर गिर गया और वो करंट की चपेट में आकर मर गया। बाकी सदस्यों के साथ भी कोई न कोई दुर्घटना घट गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी ने आत्महत्या कर ली। न्यूज में यही सब छाया हुआ था। अगले कुछ दिन यही न्यूज चलती रही और हर तरफ खौफ का साया छाया रहा। अमृता ने भी अब नकाब बांधे वीडियो जारी किया जिसमें सिर्फ इतना ही कहा था, सरप्राइज के बदले मेरा रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा? और ये इतना गमगीन माहौल क्यों है भाई? गिफ्ट के बाद तो खुशी से उछलते हैं ना, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे गिफ्ट को पाकर किसी को खुशी ही नहीं हुई। खैर, मुझे क्या, मुझे रिटर्न गिफ्ट देकर काफी खुशी महसूस हुई। किसी का कर्ज मुझे खुद के सिर पर रखना बिल्कुल पसंद नहीं। अविनाश भी वो वीडियो देख रहा था और बंद करते हुए बोला, दादाजी, ये लड़की नहीं राक्षसनी है। थोड़ी दया नहीं, चेहरे पर गलती की शिकन भी नहीं है। गुरूर ही गुरूर है बस अपनी जीत का। दादाजी विचार मग्न से बोले, सबको सजा दी, मतलब अब हमारी बारी है। लग तो रहा है, देखते हैं कब आती है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। आएगी नहीं, आदमी भेजेगी। उसकी आंखों में जुनून है अविनाश, वो खुद जरूर आएगी। अमृता हाथ में कागज पकड़े हुए थी जो फड़फड़ा रहा था। उस पर एक पता लिखा था जिसे वो घूर रही थी और अमोघ कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। क्या अमृता अविनाश को सबक सिखाने के लिए खुद जाएगी? क्या होगा अमृता का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर भाग 3। अगले दिन दादाजी खाना खाकर टहलने गए हुए थे। अविनाश ने जैसे ही रात को 9 बजे आकर दरवाजा खोला, सामने अमृता बैठी हुई मिली। वो रबड़ का मास्क लगाए हुए थी। जरा भी नहीं लग रहा था कि उसने मास्क लगाया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसका ओरिजिनल चेहरा है। तुम यहाँ? अविनाश उसे देखते ही बोला। आना ही पड़ा एक भगोड़े और कायर इंसान को ढूंढते हुए, अमृता ने खड़े होकर सिगरेट का धुआं फेंकते हुए कहा। एक कायर के मुंह से कायर शब्द शोभा नहीं देता, अविनाश ने बेहद गुरूर भरे अंदाज से कहा और फिर पलक झपकते ही उसके सिगरेट वाले हाथ पर अपना हाथ मारकर नीचे गिरी सिगरेट को पैरों तले दबाते हुए बोला, मैं यहाँ न तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ और न ही इस धुएं को। अमृता अब उसकी निगाहों में देखते हुए कड़क लहजे में बोली, बर्दाश्त तो करना होगा मिस्टर अविनाश सूर्यवंशी, क्योंकि मुझे यहाँ आने पर मजबूर भी
तुमने ही किया है, वरना तुम जैसों की तरफ तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती। मुलाकात करना तो दूर की बात है। अभी बमुश्किल 3 मुलाकात ही हुई हैं हमारी, और तुम मेरी वजह से मजबूर भी हो गई। स्ट्रेंज। अमृता उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोली, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अविनाश ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल लिया और उसकी आंखों में अपनी जलती निगाह मिलाते हुए बोला, तो स्मार्ट बनने के लिए तुमसे परमिशन लेनी होगी अब सबको। खैर, फिलहाल तुम्हारी उंगलियां मेरे सीने को छू रही हैं। जी तो कर रहा है ये हाथ तोड़ दूं जिनसे मुझे छू रही हो, पर अफसोस मुझे तुम्हारी ये खून से रंगे हाथ छूकर अपने हाथ गंदे करने का शौक नहीं है। हटाओ इन्हें मेरे कॉलर से। अमृता उसके गुरूर और लहजे को देखकर तिलमिला उठी और कॉलर छोड़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ने को हुई, लेकिन अविनाश ने अपनी कलाई अड़ा दी और धकेल कर गुस्सैल निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, दूर हटो, क्यों आई हो यहाँ? शेर की खाल में लिपटे गीदड़ के बच्चे से मुलाकात करने आई हूँ, अमृता ने दांत पीसते हुए बोला। जबान खींच लूंगा, कहते हुए अविनाश ने लपक कर उसके जबड़े को अपनी हथेली से दबा लिया, जिससे अमृता का चेहरा पाउट सा बन गया और दर्द भी हुआ। उसने कसकर एक मुक्का अविनाश के चेहरे पर जड़ दिया। अमृता के चेहरे से अविनाश का हाथ हट गया, तो फिर उसने अमृता की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त उस पर बहुत सारी बंदूकें तन गई, तो अविनाश ने अमृता की तरफ घूर कर देखा। उफ, ये जहरीली निगाहें, हैरत हो रही है, इतने आदमी क्यों? अविनाश कुछ नहीं बोला। अमृता फिर बोली, इस वक्त अचानक खुद पर तनी इतनी बंदूकें देखकर जो महसूस हो रहा है, वैसा ही उस रोज मुझे भी महसूस हुआ था जब अचानक पुलिस की गोलियां चलने लगी थी। तुझ पर तो फिर भी सिर्फ तनी है, चली नहीं अभी एक भी। मीडिया में बयान देकर शेर बन रहा था और हरकतें कुत्तों वाली कर दी। खुद की गली में कुत्ते ही शेर बनते हैं, मुझे कायर कहता है। उस रोज तेरी घर में घुसी थी और निकल भी गई थी। आज फिर तेरे ठिकाने पे हूँ और निडर हूँ। आज भी बुलाए हैं क्या बाहर पुलिस वाले? मैं इतना बेरहम नहीं कि बार बार पुलिस वालों का घर उजड़ता हुआ देखूं। मैंने बुलाया था तो मुझे मारती, उन्हें क्यों मारा? अविनाश ने नफरत से बोला। तुम्हारी पूजा करने नहीं आई हूँ, मारूंगी तो जरूर, लेकिन उसे जिसने बुलाया था वो बूढ़ा। अविनाश ने फिर गुस्से से अमृता की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन अमृता के आदमियों ने उसे बढ़ने नहीं दिया। दादाजी को कुछ हुआ तो बहुत पछताओगी तुम। धमकी अपनी जेब में रखा करो, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। इतना कुछ कहा तुमने, लेकिन उस बुढ़ाऊ को बचाने के लिए तुमने सब मान लिया। एक बार भी नहीं कहा कि पुलिस वालों को तुमने नहीं बुलाया था। बात अपनों की हो तो जान की परवाह नहीं रहती, और बदला लेना है तो सजा देने से मतलब रखो। दो मुझे सजा, अविनाश निडरता से बोला। अमृता भी गुस्से से बोली, सजा तो मिलेगी ही तुम्हें भी और तुम्हारे उस बूढ़े दादा को भी। उसे मारने पर उसे मुक्ति मिल जाएगी, तुझे दर्द होगा, लेकिन तुझे मारने पर तुझे भी दर्द होगा और उसे भी। आइंदा अपनी गलती दोहराने से पहले 1000 बार सोचेगा वो। अमृता ने पीछे हटकर सिगरेट सुलगा ली और अपने आदमियों को इशारा करके खिड़की से लगकर खड़ी हो गई और अविनाश को देखकर धुएं का छल्ला उड़ाने लगी। अमोघ भी पास ही खड़ा था, जो कभी अविनाश को देख रहा था तो कभी अमृता के चेहरे को। वो बिल्कुल निर्विकार भाव से सिगरेट पी रही थी, माथे पर शिकन तक नहीं थी। अमोघ ये सब देखकर सोच में पड़ गया। क्या मुझे जो लगा वो गलत था? उस रोज अविनाश को जिंदा छोड़ देना सच में संयोग था? सब मिलकर अविनाश को मारने लगे। उसे बुरी तरह से मारने के बाद अमृता के इशारे पर सब पीछे हट गए, तो अमृता ने जमीन पर घायल पड़े अविनाश के पास बैठते हुए कहा, उम्मीद है आगे कभी मुझसे उलझने की चाहत नहीं रहेगी अब। अमृता अब अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गई।
उनकी गाड़ियां चली गईं। उसके बाद दादाजी टहल कर लौटे। खुला दरवाजा और घायल अविनाश को देखकर वो सन्नाटे में आ गए। जल्दी से अविनाश पर पानी छिड़का और उसके होश में आने पर उसे सहारा देकर सोफे तक ले आए। वो आई थी क्या? आना तो था ही, शुक्र है आप नहीं थे, मैं तो रिकवर कर जाऊंगा। ओ जवान, मैं भी रिकवर कर जाता, गलत वक्त पर टहलने गया, वरना तेरा ऐसा हाल करने वाले को बेहाल कर देता मैं। बेहाल तो एक दिन जरूर होगी वो, अविनाश दृढ़ता से बोला। अविनाश कुछ दिनों में रिकवर कर गया। उसके मेंस के एग्जाम्स थे तो वो सब बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में डूबा रहता। उधर अमृता भी अपने कामों में लगी हुई थी। गाहे बगाहे अविनाश को कोई खबर पढ़ते या न्यूज देखते हुए अमृता की निगाहें याद आ जाती तो वो चिढ़ उठता। उधर अमृता को भी अविनाश कभी कभार याद आ ही जाता था, लेकिन वो उसके ख्यालों को झटक देती। सितंबर का महीना था। अविनाश ने एग्जाम दे दिया था। वो एक रोज अपने दोस्त से मिलने के बाद बाहर से कुछ सामान लेकर लौट रहा था कि तभी अचानक मोड़ से मुड़ती एक लड़की से टकरा गया। उसका सारा सामान गिर गया तो लड़की ने धीरे से सॉरी कहा और आगे चल दी। उसके ना रुकने और सामान ना उठाने पर अविनाश ने एक नजर आगे कदम बढ़ाती उस लड़की की तरफ देखा, फिर नजर हटाकर सामान उठाने लगा। वो लड़की चुपचाप चली गई। इधर अमृता ने टीवी में खबर सुनी थी कि ये गरीब हजाम की 7 बेटियों की कुछ ठेकेदारों ने माँ बाप के सामने ही इज्जत तार तार कर दी तो वो बौखला उठी। रोज अखबार में न्यूज पढ़ती और टीवी भी देखती ताकि जान सके कि उन आरोपियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा कुछ रोज बाद हजाम ने बयान वापस ले लिया और सब आरोपियों के बरी होने के बाद उसकी पत्नी और सभी बेटियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लाइव समाचार में बेबस बाप की आंखों में लाचारी, गुस्सा, दर्द साफ नजर आ रहे थे। मीडिया में कहा जा रहा था कि उसकी बेटियां चरित्रहीन थी और पत्नी भी। हकीकत सामने आने पर हजाम ने ही उन सबको फंदे से लटका दिया। पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी और वो खामोश था। दुख और शोक से लाल हुई उसकी आंखें अमृता के दिल को कचोट रही थी। तभी गाड़ी में बैठने से पहले ही उस लाचार बाप ने साथ चलते पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर खुद पर गोली दाग दी। उसके जमीन पर गिरते ही अमृता अपनी जगह से खड़ी हो गई और सिगरेट सुलगा ली। हरामखोर, बिके हुए हैं सब, जिस पर जुल्म हुआ है उसे ही दोषी साबित कर दिया। अमृता ने अब अमोक को बुलवाया और कुछ कहा तो वो अपने आदमियों के थ्रू उन ठेकेदारों को पता लगवाने लगा। 4-5 दिन बाद एक ठेकेदार का पता चला तो अमृता ने अपनी गन कमर में दबाई और गाड़ी में जा बैठी। आज इसे देखती हूँ अमोघ, बाकी का भी पता लगाओ। 5 थे ना, 5 को उनकी औकात दिखानी है। बहुत ताकतवर बन लिए उस गरीब और लाचार परिवार पर। जरा ताकत की परिभाषा से इन्हें रूबरू कराया जाए। अमृता की गाड़ी जल्द ही सड़क पर रफ्तार से दौड़ रही थी और वो सिगरेट पी रही थी। इधर अविनाश के दादाजी को अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है। सुबह अविनाश उनके कमरे में गया तो वो बेहोश मिले। कितना भी कुछ करने पर उनको होश नहीं आया। परेशान अविनाश एक कैब से उन्हें अचेत अवस्था में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला। उधर मुख्य आरोपी ठेकेदार को जाने कैसे भनक लग गई कि अमृता के गुंडे उसे पकड़ने के लिए आने वाले हैं, तो वो अपना सामान समेटकर भागने को निकला। लेकिन उसकी गाड़ी में बैठकर बाहर निकलते ही उसके घर के बाहर मौजूद अमृता के आदमियों ने अमृता को खबर दे दी। अमृता ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया और बोली, उसे हक है भागने का, लेकिन पता है क्या, भाग कर भी उसे कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। जहाँ ठहरेगा वो, उस पड़ाव पर मैं ही मिलूंगी। ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। अमृता ने भी अब अपनी गाड़ी घुमा ली।
पर गाड़ी अचानक खराब हो गई। तो अमृता ने अपनी गाड़ी से उतरकर बगल की गुजरती कैब रुकवाई और उसमें बैठे शख्स को अमोघ ने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अमृता और अमोघ कैब में बैठने लगे तो अविनाश ने गुस्से में अमोघ को पैर में अड़ंगा लगा दिया और अमृता की जैकेट गर्दन के पास से पकड़ते हुए उसे पीछे से खींचा। तो अमृता गुस्से में आ गई। उसने कोहनी से पीछे की तरफ वार किया और अमोघ ने भी अविनाश के घुटने पर वार करते हुए उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन वो फिर खड़ा हो गया और अमोघ के रोकते रोकते भी अमृता की कॉलर भी दबोच ली। तो अमृता ने उस पर गन तान दी और उसकी नजरों में देखते हुए बोली, कॉलर छोड़ो। अविनाश ने नहीं छोड़ा और उसकी निगाहों में हिकारत से देखता रहा, मानो ना छूने वाली चीज को हाथ लगा दिया हो। अब अमृता ने गन को नीचे करते हुए उसके पैर पर गोली चला दी। अविनाश का हाथ उसकी कॉलर से हटकर अपने जख्म पर चला गया। गोली छूकर हल्का जख्म करते हुए गुजर गई। तो अमृता बोली, पिछली मुलाकात का कर्ज था ये गोली, हिसाब अब पूरा हुआ। दिमाग पहले ही खराब है और वक्त कम है, निकलो यहाँ से। अविनाश फिर भी उसकी तरफ लपका और बोला, मेरे दादाजी हैं कैब में, वो मर जाएंगे। मरे हुए दोबारा नहीं मरते। अमृता ने एक नजर अंदर पड़े दादाजी की तरफ देखकर नजर हटाते हुए कहा। तो अविनाश ने उसे थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, लेकिन अमोघ सामने आ गया और उसे पीछे ढकेलते हुए बोला, चलो अमृता, वक्त नहीं है, नहीं तो वो निकल जाएगा। अमृता कैब में बैठती हुई बोली, लाश घर भिजवा देंगे। अविनाश पनीली निगाह लिए हुए उस कैब को देखता रहा और सड़क पर सिर पकड़कर बैठ गया। दादाजी! वो चीख उठा। दूसरी तरफ अमृता ने उस ठेकेदार की गाड़ी ओवरटेक कर ली और अमोघ ने उसे कॉलर पकड़कर खींच लिया। अमृता उसे नफरत से घूर कर देखकर बोली, मुझे हाथ लगा। वो ठेकेदार भागने को हुआ, लेकिन तब तक अमृता के और आदमी बाइक और गाड़ियों से वहां पहुंच गए। अमोघ ने एक आदमी को पता देकर कैब से रवाना कर दिया। अमृता ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, खुद ही खुद के करीब आने का न्योता दे रही हूँ तो भाग रहे हो? मुझे जाने दो, जितने पैसे कहोगे उतने दे दूंगा, वो ठेकेदार बोला। तो अमृता ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर लात चलाते हुए कहा, एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब अगर हाँ हुआ तो ही छोड़ दूंगी। जाने दो, ये शब्द उन लड़कियों ने भी तो कहे होंगे ना, छोड़ दिया था उन्हें ना। ठेकेदार चुप हो गया और अमृता बोली, जवाब दे, हाँ या नहीं। नहीं, वो धीरे से बोला। तो तुझे कैसे छोड़ दूं? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कभी कभी खुद पर बस नहीं रहता, गलती हो जाती है। यही समस्या तो मेरे साथ भी है। मेरा भी खुद पर कभी कभी बस नहीं चलता और आज मेरा बस ना चलने का दिन है। अमोघ ने अमृता के इशारे पर उसे पकड़ लिया और फिर आदमी ने उसकी उंगलियों के पोर पर नाखून और चमड़ी के बीच सुई चुभोई तो उस आरोपी की सिरसिरी निकल गई। सभी उंगलियों में वही प्रक्रिया दोहराई जाने लगी तो वो बिलखते हुए चीखा, मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, रोको ये सब। अमृता उसे दर्द से चीखता देखकर सुकून से खड़ी थी और बोली, इन्हीं हाथों से छुआ था ना उसे, अभी तो उंगलियों में जरा सी सुइयां चुभी हैं और दर्द से तड़प उठे। अभी तो दर्द और शर्मिंदगी की इंतहा देखनी बाकी है। उनके बाप के सामने उन सबको शर्मिंदा किया था ना, तुम्हें पूरी पब्लिक के सामने इसी अवस्था में छोड़ा जाएगा। कहने के बाद अमृता ने अमोघ से केरोसिन मंगवाया और उस ठेकेदार के ऊपर उड़ेल दिया। फिर उसे गाड़ी में बैठाने का इशारा करके वो अलग गाड़ी में बैठ गई। हजाम के घर के पास आकर सभी गाड़ियां रुक गई। ठेकेदार को उसमें से उतारा गया तो सब लोग आपस में खुसुर पुसुर करते हुए इधर उधर देखने लगे। अब गाड़ी में बैठी अमृता उतरते हुए बोली, क्या हुआ, नजर क्यों चुरा रहे हैं सब लोग? अभी भी इसके बदन पर एक कपड़ा ही है। उस बाप को कैसा लगा होगा जिसके सामने उसकी बेटियों की अस्मत लूट ली गई, तब किसी ने जुबान नहीं खोली। तभी एक आदमी के हाथ में फोन देखकर अमृता ने उसकी कनपटी के पास से ही उसकी हथेली पर गोली चलाते हुए कहा,
उस रोज किसी के हाथ फोन घुमाने के लिए नहीं उठे थे तो आज भी नहीं उठेंगे। जिसने ऐसा किया वो जान से जाएगा। अमृता ने जलते लाइटर को उस ठेकेदार की तरफ उछाल दिया और वो जलने लगा। भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। उसकी गगनभेदी चीखें मोहल्ले में गूंजती रही। अमृता के आदमियों ने किसी को भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ देर बाद जब वो निष्प्राण हो गया तो अमृता अपने साथियों के साथ चली गई। ये वीडियो वायरल हो गया था। उधर अविनाश अपने दादाजी की चिता को आग दे रहा था। उस धधकती आग में उसे एक ही चेहरा नजर आ रहा था, अमृता का। हॉस्पिटल के लिए निकलने से पहले दादाजी की नब्ज तो अविनाश ने भी टटोली थी, चल नहीं रही थी। फिर भी एक आखिरी कोशिश करनी थी उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की, लेकिन अमृता ने ऐसा होने नहीं दिया। अविनाश के मन में अमृता के लिए पहले भी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आज उसके मन में उसके लिए जहर भर गया था। इधर अमृता ने जिस आदमी को कैब से भेजा था उस आदमी से रिपोर्ट ली तो रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उनके दादाजी की मौत 3 घंटे पहले हो चुकी थी। अमृता ने इत्मीनान की सांस ली। उसने करीब से इतनी लाशें देखी हुई थी कि वो दादाजी का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वो मर चुके हैं। फिर भी उसने तसल्ली के लिए अपने आदमी को पहले हॉस्पिटल भेजा, उसके बाद अविनाश के घर। क्या होगा अविनाश की नफरत का नतीजा, जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर, भाग 4। भाग 4। अविनाश को अगले दिन अखबार देखकर पता चला कि अमृता इतनी जल्दी में क्यों थी, पर फिर भी अविनाश का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। वो नियम और न्याय व्यवस्था को मानने वालों में से था। उसे खुद कानून हाथ में लेने वालों से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। समझती क्या है खुद को ये लड़की, अविनाश ने अखबार को गोल गोल करके एक तरफ फेंकते हुए कहा। ऐसी हरकतें और गुमान देखो आसमान छूता है। आंखों में पश्चाताप कहीं दूर दूर तक नहीं रहता। शायद जानती नहीं कि अहंकार एक दिन ले डूबता है। इधर अमृता खाली हुई तो उसे अविनाश की निगाहें याद आ गई। उसका हाथ उठाने की कोशिश करना याद आ गया। वो मन ही मन बोली, बहुत ढीठ बंदा है ये सूर्यवंशी। पैर पर गोली लगने पर भी इसे फर्क नहीं पड़ा। हिम्मत टूटती क्यों नहीं इसकी। अब तो इसका दादा भी चला गया, अकेले तो खुद को जाने ये कौन सा तोप समझेगा। अब तो और अकड़ेगा जब किसी को खोने का डर ही नहीं होगा। झुकता तो वैसे भी नहीं, लेकिन मुझे क्या हो गया है, क्यों मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती। यही बात तो खुद को साबित करने के लिए मैंने उसे पिटवाया, गोली भी चला दी। फिर भी कुछ तो है, पर क्यों? उसके जख्म मेरी निगाहों के आगे क्यों आते हैं? उसकी निगाहें हमेशा याद क्यों आती हैं? उसकी झलक जहन में आने पर धुआं उड़ा लेती हूँ, तो फिर उसकी अकड़ क्यों नहीं उड़ा पाती? क्यों दिल इजाजत नहीं देता कि उसे जान से मार दूं? इतनी मुलाकात के बाद भी वो जिंदा ही है। टक्कर का तो है भी, लेकिन बेकार के चक्कर क्यों पाल रही हूँ? क्यों मिल जाता है मुझे वो हर कांड से पहले? उफ, इतने सारे क्यों हैं, लेकिन जवाब एक भी क्यों नहीं है। ठंडी का मौसम था, क्रिसमस की छुट्टियां थी, तो आसमा घर जाने को निकल गई थी। अमोघ ने अमृता को खबर दी तो अमृता चुपचाप अंदर चली गई। उसकी आसमा के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं थी। उसके खर्च को तो उठाती थी, लेकिन उससे बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि आसमा ने अमृता का असली चेहरा भी नहीं देखा हुआ था। अमोघ के अलावा किसी ने भी अमृता का असली चेहरा नहीं देखा था। मिलिंद बचपन से ही उसे लेकर फिक्रमंद था, इसलिए उसने कभी भी अमृता को किसी के सामने नहीं आने दिया था। आती भी तो मास्क लगाकर ही आती थी। इधर अविनाश मायूस रहता था। पूरा दिन एक्सरसाइज या मैगजीन पढ़ते हुए बिताता। दोस्तों से भी बहुत कम मिलता, तो उसके दोस्त भी एक रोज उसे जबरदस्ती काम के बाद घुमाने के लिए ले गए थे। फिर भी अविनाश का मन नहीं लग रहा था, तो वो उनसे बाद में मिलने को कहकर बस पे चढ़ गया।
बस में जहां वो खड़ा हुआ था वहीं सीट पर बैठकर खिड़की की तरफ देखती लड़की पर उसकी नजर पड़ी तो अविनाश को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये वो ही लड़की है जो उस रोज सामान से टकराने पर सॉरी कहकर निकल गई थी। उसकी बगल में बैठा लड़का जानबूझकर अपने पैरों के बीच गैप देकर बैठा था, जिससे उस लड़के के पैर लड़की के पैरों को छू छू कर जाते। वो लड़की असहज हो उठती और पैरों को और भी ज्यादा समेट लेती। अविनाश ये सब देखकर उस लड़के को घूरने लगा। तभी पास ही खड़ा लड़का पानी पीने लगा तो अविनाश ने जानबूझकर बस के झटके के बहाने उस पानी पीते लड़के को कोहनी से धक्का दिया, जिससे पानी बैठे हुए शख्स पर जा गिरा और वो हड़बड़ाकर खड़े होते हुए दूसरे लड़के से लड़ने लगा। अविनाश मौका पाकर सीट पर बैठ गया और एक तरफ अपने पैरों को करके राहत की सांस ली। वो लड़की भी अब सुकून महसूस करके आराम से सहज होकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो पर्स में से कुछ निकालने लगी तो अविनाश अपने मोबाइल में खो गया। अगले स्टॉप पर लड़की उतर गई और तब अविनाश ने ध्यान दिया उसकी गोद में एक स्माइली बैज पड़ा हुआ था जिस पर थैंक यू लिखा हुआ था। अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन लड़की के बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे और वो चुपचाप नजर झुकाए आगे चली जा रही थी। अविनाश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ये भी तो एक लड़की ही है, अमृत सी, शांत, शीतल। और एक वो है जहर, लेकिन नाम अमृता। व्हाट एन आयरनी। कुछ घंटों बाद अमोघ कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी गाड़ी गेट पर लगकर खड़ी हुई। आसमा उतरी तो अमोघ आगे बढ़ गया। कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अमोघ ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, आपके होते परेशानी कैसी? आप मेरी हर जरूरत का ख्याल इतने अच्छे से रखते हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आओ, कहते हुए अमोघ उसको अंदर ले गया। अमोघ उसे अमृता के कमरे में लिवाकर आ गया तो आसमा ने उसका हाथ खींचते हुए बाहर चलने का इशारा किया और धीरे से बोली, बाद में आ जाती ना मैं यहाँ, कहीं अमृता नाराज हो गई तो? अमृता ने चेहरे पर वही मास्क लगा रखा था जो वो आम तौर पर लगाकर अपने आदमियों के सामने आती थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और अब कदमों की आवाज सुनकर पलटी तो आसमा ने अमोघ का हाथ छोड़ दिया और नजर झुकाकर शांत खड़ी हो गई। अमोघ आगे बढ़ते हुए बोला, जस्ट अभी आई है तो कमरे में ले जाओ, आराम कर लेने दो, शाम को आ जाऊंगी मैं वहीं। कहते हुए अमृता ने जाने को कदम बढ़ाया तो आसमा तुरंत बोली, कैसी हो अमृता, हाल भी नहीं पूछोगी? ठीक हूँ, हाल अच्छा नजर आ रहा है इसलिए नहीं पूछा। कहते हुए अमृता ने चेहरा फेर लिया तो आसमा और अमोघ कमरे से बाहर निकल गए। कह नहीं सकते थे आप कि इनके कमरे में ले जा रहे हो? मुझे डर लगता है इनसे। क्यों? इनके बात करने के लहजे से घबराहट होने लगती है। भूत नहीं है वो और इतनी बुरी भी नहीं। बुरी नहीं कह रही, पर वो मुझसे कभी बात ही नहीं करना चाहती, मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो फिर फौरन क्यों ले गए वहीं? बस इतना ही तो, बाकी तुमसे उसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं उसे बहन मानती हूँ। वो? प्लीज रहने दो, नहीं मानती, जानती हूँ। चलो छोड़ो, आराम कर लो। ठीक है। अमोघ वहां से अपने किसी काम के लिए निकल गया। आसमा बिस्तर पर पसरते हुए बोली, कितने दिनों बाद यहाँ आने को मिला, कितना सुकून है। उधर अमृता बैठकर गन देखने लगी। कुछ आदमी नई गन लेकर बेचने आए थे। शाम को आसमा बाहर लॉन में आई। अमोघ भी वहीं था। सब कुछ ठीक है ना, कोई नई बात? अमोघ ने उसे देखकर पूछा। नहीं तो। चेहरा ब्लश कर रहा है जब से आई हो। वो यूं कि दरअसल, आसमा कहते कहते रुक गई तो अमोघ बोला, क्या हुआ, बोलो। अमृता से तो नहीं बताओगे आप? नहीं, दरअसल मुझे कुछ दिनों पहले एक लड़का मिला था, टकरा गई थी कॉलेज के मोड़ पर और आज वही लड़का बस में नजर आया।
अच्छा था। किस वे में? नेचर में या देखने में? दोनों में। तो इसलिए ब्लश कर रही हो? प्यार व्यार हो गया क्या? नहीं तो कैसी बात कर रहे हो आप? आसमा ने झेपते हुए कहा और उठकर फूलों के पास चली गई। अमोघ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, नहीं कह रही हो तो ठीक है, पर अगर ऐसा कोई इरादा है तो इतना कहना चाहूंगा, सावधान रहना, जमाना बहुत खराब है। और फिर तुम अमृता से ताल्लुक रखती हो, समझ रही हो ना? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। एक बात बताओगे आप, अमृता मुझे बहन क्यों नहीं मानती? यहाँ क्यों नहीं आने देती कभी? उससे क्या पूछना चाहती हो, मैं बताती हूँ, अमृता ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। आसमा उसकी तरफ देखने लगी तो अमृता बोली, मैं यहाँ इकलौती थी, पर पापा ने तुम्हें भी बेटी बना लिया, इसलिए मुझे चिढ़ होती थी तुमसे। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, तो आने कैसे देती यहाँ? पर मेरी तो कुछ गलती ही नहीं थी। कुछ सजाएं बिना गलती के भी मिलती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। तो मैं चली जाऊं यहाँ से? बिल्कुल नहीं। पापा ने बेटी माना था तो बेहिचक आओ, रहो, बस मुझसे नाता जोड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन क्या? पता तो है ना मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। मुझसे दूर रहने में ही फायदा है। खूब एंजॉय करो, बस मेरी किसी काम के बीच मत आना कभी। अमृता ने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो अमोघ ने आसमा के सिर पर हल्की सी चपत लगाई। आसमा ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी उंगली और अंगूठे को होठ के पास लाकर स्माइल करने का इशारा किया। आसमा मुस्कुरा दी और वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। आसमा भी वहीं बैठ गई और दोनों बातें करने लगे। छुट्टियां खत्म होने पर आसमा को हॉस्टल लौट जाना था, लेकिन वो नया साल मनाने रुक गई थी। 31 दिसंबर की रात थी। अमोघ आसमा के साथ ही था। अमृता उन्हें व्यस्त देखकर अकेले ही कहीं निकल गई और फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। आसमा के साथ न्यू ईयर मनाने की तैयारी में अमोघ का ध्यान उस पर नहीं गया। उधर अविनाश अपने घर पर अकेले उदास था। दोस्तों के कहने पर भी उनके साथ नहीं गया और घर में 0 वॉट का बल्ब जलाकर चुपचाप सोया हुआ था। कोई खुशी नहीं थी उसे नए साल आने की। 12 बजने में अब 5 मिनट थे कि तभी अचानक कोई कांटा फेंककर उसकी छत पर चढ़कर उसी रास्ते से नीचे उतर आया। खिड़की खुली थी तो वो जैसे ही अंदर आया और अविनाश की तरफ देखा, उसी वक्त घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया। वो इंसान आगे बढ़ा और अविनाश के सिरहाने एक गुलाब का फूल रखते हुए हौले से होठों ही होठों में बोला, नया साल मुबारक हो सूर्यवंशी। कुछ पल चुपचाप हल्की रोशनी में उसे निहारते रहने के बाद वो मुड़ा और जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वापस चला गया। इधर न्यू ईयर विश करने के लिए अमोघ अमृता को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं नजर न आने पर उसने फोन मिलाया। फोन भी स्विच ऑफ बताने लगा। अमोघ थोड़ा टेंशन में आ गया, लेकिन आसमा के सामने सहज बना रहा और बहाना बना दिया कि सिरदर्द की वजह से वो जल्दी सो गई है। कुछ घंटों बाद बाइक आकर रुकी। अमृता नीचे उतरी। जैसे ही कदम अंदर रखा, अमोघ की आवाज कान में पड़ी, हैप्पी न्यू ईयर अमृता। हैप्पी न्यू ईयर, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा और बोली, आसमा सो गई क्या? हाँ, कल उसे वापस जाना है ना। तो तुम क्यों जग रहे हो अभी तक? साथ जाओगे नहीं छोड़ने? सो जाते। तुम गायब थी, फोन भी स्विच ऑफ था, नींद कैसे आती? ढूंढने नहीं गए मुझे? ढूंढने की जरूरत तब पड़ती है जब पता ना हो कि इंसान कहाँ है। जब पता हो तो ढूंढा नहीं जाता। तुम्हें पता था? सूर्यवंशी के यहाँ गई थी ना? जानने का हक है कि क्यों? मेरा कोई सामान इधर उधर करे ये मुझे पसंद नहीं है, और उसकी एक नजर ने तो मेरी धड़कनें ही इधर उधर कर दी। जाना जरूरी था, उसे देखने की तलब उठ रही थी। अमोघ मुस्कुराकर बोला, नया मोड़ मुबारक हो जिंदगी का। मैं सोने जा रहा हूँ अब। नया मोड़? क्यों?
जब किसी की नजर से धड़कनें इधर उधर हो रही हो तो इश्क का आगाज समझो। चलता हूँ। सुनो ना, तुम ये कैसे कह सकते हो ऐसा? किसी से मोहब्बत हुई है क्या कभी? बताया नहीं तुमने? हुई नहीं, लेकिन उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, समझता हूँ। मोहब्बत देखकर समझने वाली चीज होती तो मैं भी समझ जाती ना, पर इतने दिनों से जवाब ढूंढ रही हूँ मैं इस क्यों का, और आज तुमने पल भर में बता दिया कि ये इश्क है। हुई है क्या तुम्हारी भी धड़कनें किसी को देखकर